हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी के अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। पेट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है, पढ़ाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कुछ लोगों का कहना था कि मैराथन क्लास के रूप में आप थोड़े से कुछ वीडियो बना दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक रिक्वेस्ट थी कि सर डीआई पे भी कुछ क्वेश्चन बना दीजिए, मतलब एक वीडियो बना दीजिए आप, ताकि हम लोग डीआई से शायद 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, डीआई बहुत आसान है। हम लोग आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, मतलब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अब लगभग लगातार वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए। और अगर आपको कुछ कमियां दिख रही हों, कुछ भी आपको सुधार की ज़रूरत लग रही है कि नहीं इसमें ये चीज़ सुधारना चाहिए, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहले हम लोग शुरू करते हैं डीआई। डीआई जो चैप्टर है, इसमें जो पहला है ये है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक ना, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत सारा होता है, पाई चार्ट होता है, डायग्राम होता है और बार ग्राफ होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे एक वृत्त होगा, सर्कल होगा, उसके अंदर इसको ये पार्ट वाइज डिवाइड कर देगा। अब थोड़ा यहाँ बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता, लगाने में बहुत आसान काम है, बस केवल यही थोड़ा सा समझना है। क्या करना है, ये या तो परसेंट के रूप में दिया होगा और या तो ये पूरा एंगल के रूप में दिया होगा। तो अगर ये एंगल के रूप में दिया होगा ना, तो इस पूरे की वैल्यू 360 डिग्री होगा। और अगर ये परसेंट में होगा ना, तो ये पूरा मिला के आपका 100% होगा। जानते हैं, ये देखिए, आप इसको गिनिएगा मत। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन पे दिखा दे रहा हूँ, ये 100% होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, जब एग्ज़ाम में मैं बैठता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसको गिनते हैं, कि काउंट करते हैं कितना है ये। अच्छा ये बताइए, 18 36 और ये 40 हो गया, और 10 50 हो गया, और 35 और 15 50 100% हो गया ना। तो ये वहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। आप इसमें समझ लीजिए कि अगर हमें ये परसेंट में दिया है, परसेंट को चेंज करना है, हमें चेंज करना है एंगल में। किस में चेंज करना है भाई, एंगल में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो परसेंट होता है ना, इसमें हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट इंटू 360 डिग्री। और अगर हमें ये चीज़ ऐसे रिवर्स में चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर ये चीज़ मुझे ऐसे रिवर्स में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डिग्री का मान दिया होगा, मतलब जो भी डिग्री होगी ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एंगल है उसको किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो जितना भी परसेंट का मान दिया होगा, आप क्या करिएगा, θ/60 इंटू कितना, 100%। ये चेंज करने के लिए होता है एंगल से परसेंट में। और परसेंट को एंगल में बदलना है, क्योंकि परसेंट का मान आप जानते हैं ना, 1/100। ये थीटा दिया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं एंगल वाले को लेके समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सिंपल सा समझिए, परसेंट को एंगल में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया ना, तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे सवाल पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है प्रिंटिंग चार्ज है, कोई भी जैसे पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लिखा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको ये पूरा कंप्लीट सेट देगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंटिंग चार्ज कितना है, 35%, पेपर का मूल्य कितना है, 10%, रॉयल्टी कितनी है, 15%, प्रचार 18%, बाइंडर जल्दसाज भी बोलते हैं इसको, आप इंग्लिश हिंदी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रित मिसलेनियस 4%। देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू दी होती है ना, इसका बहुत कम यूज करिएगा।
इसका जितना कम यूज करेंगे ना ये क्वेश्चन उतनी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि विविध प्रभार 60,000 रुपये हो तो विज्ञापन प्रभार कितना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये आपका विविध प्रभार मतलब यही मिश्रित, ये वाला मिश्रित, ये दिख नहीं रहा है ना कहीं विविध, तो ठीक है। विविध प्रभार 60,000 रुपये हो तो विज्ञापन प्रभार कितना होगा। अब आप मुझे बताइए कि इसे मिश्रित नहीं, इसे विविध लिख लेते हैं, विविध प्रभार, ठीक ना। अब बताइए कि विविध प्रभार कितना है, 4% है, तो 4% की वैल्यू कितनी दी गई है, 60,000 रुपये। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे, तो आप अपनी बातों को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप परसेंट के रूप में कहेंगे कि सर 80%, 70%, 60%, जिसका जितना था उतना, और एक होता है कि आप जो है ऐसे बताएं कि हाँ सर 480 नंबर था, 420 नंबर था या 360 नंबर था, जितना भी था उतना। तो आप अपनी बात को दो तरीके से कर सकते हैं ना, एक परसेंट के रूप में और दूसरा नॉर्मल नंबर के रूप में। तो चलिए यहाँ 4% किसके बराबर है, 60,000 के ना, तो यहाँ से 1% किसके इक्वल टू हो जाएगा। ये समानता का निशान है, पहले आया है वीडियो में भी, देख लीजिएगा इसके पहले परसेंटेज और इन सब में ये समानता का निशान है। तो ये कितना होगा 60,000 अपान 4, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15,000। अब मुझसे पूछा क्या है, विज्ञापन का प्रभार, विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ है भाई। विज्ञापन मतलब प्रचार, यही है ना, प्रचार या विज्ञापन जो भी आपका लें से। तो प्रचार पे कितना खर्च हुआ 18%, तो 18% का मान कितना हो जाएगा 15,000 गुणे 18 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो आपका ऐसे का ऐसे रह जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 90 जीरो और 18 1 जा 18 और 9 27, ये कितना हो जाएगा, इतना आपका हो गया आंसर, ठीक ना। जहाँ ये दिया रहे ना बस वही इसका यूज करिएगा। अब देखिए बाकी लगभग क्वेश्चन में मैं इसका यूज करूँगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, छपाई प्रभार मतलब प्रिंटिंग चार्ज, यहाँ पे छपाई प्रभार मतलब प्रिंटिंग चार्ज का केंद्रीय कोड विज्ञापन प्रभार से कितना अधिक है। अच्छा अब यहाँ पे कोड की बात कर रहा है और यहाँ पे सब कुछ कितने में दिया है, परसेंट में। तो पहले हम करेंगे क्या, परसेंट में निकालेंगे कि कितना परसेंट है। तो आप बताइए छपाई प्रभार के प्रिंटिंग चार्ज कितना है 35%, ठीक ना। कोड अभी ध्यान मत दीजिए, अभी परसेंट में है तो हम परसेंट में निकालेंगे कि कितना अधिक है। आप बताइए प्रिंटिंग में कितना परसेंट है 35%। विज्ञापन मतलब प्रचार, यही है विज्ञापन प्रभार, ठीक ना। तो बताइए विज्ञापन प्रभार, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रभार, तो विज्ञापन पे कितना है 18। तो आप क्या करिएगा 35 में से 18 पहले घटा लीजिएगा तो कितना आ गया 17%। अब मुझे बताइए इसको हमें चेंज करना है किस में, एंगल में ना। तो परसेंट को एंगल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट को एंगल में चेंज करना होगा तो परसेंट इंटू 360। अब हम क्या करेंगे कि 17% इंटू 360। अब आप ये बताइए ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे हो जाएगा ना परसेंट का मान 1/100, ये इससे ख़त्म हो गया। अभी इसको काटिएगा मत, जब ये पूरी तरह से ना कटे ना तो आप यही गलती करते हैं, आप ये तुरंत काट देंगे। 2 5 10, 18 दूना के 36, फिर 18 गुणे 17, फिर आपके पास वही समस्या। आप इसका गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 102, कैरी किया कितना 10, और 17 3 जा 51 और 10 तो कितना हो जाएगा 61 अपान कितना 10, ये यहाँ से हट जाएगा 61.2 डिग्री। देख रहे हैं ना, बहुत आसान काम है। जब भी आपको कोई भी कोड निकालना हो तो अगर कोड निकालना है तो पहले आपको जो दिया गया है उसी में से आप निकाल लीजिए। और यहाँ तरीका मैंने बता दिया कि अगर परसेंट से एंगल में चेंज करना है तो परसेंट इंटू 360। इसको अभी ध्यान मत दीजिएगा, इसको मैं अभी बाद में दूसरे क्वेश्चन में लेके समझा दूंगा। अब क्या बोला है, कागज की कीमत का केंद्रीय कोड कितना है। तो कागज की कीमत मतलब पेपर का मूल्य, यहाँ पे ये कितने अंश का, ये कितने परसेंट दिया है 10%। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप निकाल नहीं पाएंगे, कोड निकालना है ना, कोड निकालना है, एंगल निकालना है ना। एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि परसेंट इंटू 360। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 360, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा अपान में क्या हो जाएगा
100% है ना, तो 100 ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा 36। ये हो गया आंसर। अब आइए, अब यहाँ बोला है रॉयल्टी और बाइंडर के बीच अनुपात कितना है। रॉयल्टी और बाइंडर, तो रॉयल्टी कितनी थी 15%, तो आप यहाँ पे 15% लिख लीजिए। रेशियो निकालना है किससे, बाइंडर के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18%। अब रेशियो निकालना है तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो बस इसमें मेन बात क्या थी, ये परसेंट से एंगल में चेंज करना होगा, तो जो भी परसेंट की वैल्यू दी होगी परसेंट इंटू 360। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि इतना परसेंट, तो परसेंट का मान 1/100। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया है, ये एक चार्ट दिया है, इसमें सब एंगल में दिया है। मैंने बताया था कि एंगल में अगर ये देगा तो ये 360 होगा, आपको इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। 108 और 72 जोड़ेंगे तो 180 होगा। 36 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, और 90 90 180, तो 180 और 180 ये मिला के 360 हो गया ना। तो यहाँ आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप एकदम सिंपल सी बात समझिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, अगर ये परसेंट में देगा तो कितना, परसेंट में देगा तो कितना 100%, और एंगल में देगा तो कितना 360। अब देखिए यहाँ बोला है घर निर्माण में, अब यहाँ पे दिया है कि एक दिए गए चार्ट में एक घर के निर्माण में खर्च होने वाले व्यय का ब्यौरा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर इस चार्ट के आधार पर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, घर निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत। तो आप बताइए पहले, इस्पात मतलब स्टील कितना डिग्री है, तो ये कितना है 36 डिग्री है ना। तो पहले इसे आप नॉर्मल नंबर में तोड़िए। 36 कितने में है 360, टोटल था 360, उसमें आपने कितना लिया, इसको थोड़ा छोटा बना दूं मैं, 36 लिया। अब इसको आपको बदलना है परसेंट में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 100%। अभी मैंने बताया था ना θ/360 इंटू 100%। अब देखिए ये थीटा की वैल्यू कहाँ से आई, यही जो पार्ट वाइज दिया रहेगा। अब सुनिए, इसको कट कर दीजिए, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, डिग्री डिग्री खत्म हो जाएगा, 36 से 36 खत्म हो गया, कितना हो गया 10% हो गया। ये हो गया आंसर। आइए, ईंट पर खर्च सीमेंट पर खर्च से कितना परसेंट कम है। अब आप ऐसे समझिए, ईंट पर खर्च सीमेंट पर खर्च से कितना परसेंट कम है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि जो ईंट पर खर्च है ना वो सीमेंट के खर्च से कितना डिग्री कम है, क्योंकि हमें जो चार्ट में डाटा है वो सब किस में दिया है, डिग्री में दिया है ना। तो पहले आप देखिए कि ईंट पर मतलब ब्रिक्स में कितना खर्च हुआ 54, सीमेंट पे कितना खर्च हुआ 72, तो हम 72 में से 74 पहले माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचा था 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक ना। अब इसको बदल देना है परसेंट में, तो पहला काम क्या करेंगे 360 से भाग देंगे और इनटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे। अब ये देखिए इससे ख़त्म हो गया, ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, 18 2 जा 36, इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना। बस इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एंगल से डिग्री में बदलना, और सॉरी एंगल से परसेंट में बदलना और परसेंट से डिग्री में बदलना, बस इतना याद रखेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने 2 चार्ट लिया है, 2 चार्ट लेके अभी सिंगल चार्ट डिस्कस कर रहे थे, अब 2 चार्ट। ये जानते हैं बहुत सारे लोग जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहले आते हैं हम लोग मतलब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ना, सवाल को समझ लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ने की ज़रूरत है भाई, जिसको ज़रूरत है वो जोड़ सकता है, और जोड़ के क्या मिलेगा 100% मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गांव की जनसंख्या दी गई है परसेंट में बांट के। एक 7 गांव हैं X Y Z R S T V, ठीक ना। यहाँ 16% लोग, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 11, मतलब ऐसे सबका दिया है।
और यहाँ पे एक चार्ट दिया है विलेज, यही सारे विलेज का नाम, और परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी रेखा। तो यहाँ पे जनसंख्या का परसेंटेज दिया है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको वो ऑटोमेटिक बताएगा कि वो चाहता क्या है, बराबर ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि गांव X की आबादी, अरे गांव X की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 हो तो गांव S की आबादी कितनी होगी। अच्छा ये देखिए, इस मान लीजिए कि माना गांव की कुल आबादी मतलब टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल आबादी हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड हम लोग नॉर्मली यक्स मानते हैं ना, लेकिन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब गांव की कुल आबादी ए का 16% एक्स के पास है ना। अच्छा ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे ए का 16%, मतलब 16% ऑफ ए। इस ए के 16% की 38% मतलब 38% जनसंख्या वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 38%। इसको आप ऐसे लिखिए का 38%, और यही किसके बराबर दिया है, 12,160 के। सवाल समझ लीजिएगा ना, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 16% एक्स की आबादी है कि एक्स में 16%, और 16% क्या दिया है, 38% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब इस 16% का 38%। तो जब तक हम इस पूरे की आबादी नहीं निकाल लेंगे तब तक हम किसी पर्टिकुलर का नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पूरे गांव की आबादी क्या मान लिए, ए मान लिए। अब ए का 16% किसके पास है, एक्स की गरीबी रेखा के नीचे आबादी दिया गया है, तो ए का 16% पहले जो होगा वो गांव एक्स में रहने वाले होंगे, ठीक ना। ये मान लेते हैं पूरा जिला है, जो भी होगा ऐसे मान लेते हैं एक जिला है जिसमें 7 गांव हैं, उस पूरे यहाँ पे जिला कर दीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आने लगेगा, ठीक ना। कन्फ्यूजन वाला काम नहीं, कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं भाई, एक बार समझ लेंगे ना तो हर सवाल आप लगाना शुरू कर देंगे। ये जिले की आबादी जब तक हम ये पूरे का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे तब तक हम किसी पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम पूरे की वैल्यू क्या माने हैं, ए। तो ए का 16% किस में रहता है, एक्स में रहता है ना, तो ए का 16% एक्स में हो गया। अब हमें एक्स को ही क्यों चुने, क्योंकि एक्स की गरीबी रेखा से नीचे आबादी दी है, और यक्स में जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं वो कितने हैं, 38%, मतलब ए का 16% एक्स में है और जितने होंगे उसका 38% गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वही संख्या कितने की दी गई है, 12,160। तो ऑफ मतलब का मतलब ऑफ या गुणा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 16/100, ये कितना हो जाएगा 38/100, ये इक्वल टू कितना दिया 1, ये 0। ए बराबर क्या हो जाएगा 160 इंटू 100/16 इंटू 100/38। अब इससे कट कर दीजिए, कट जाएगा। ये जानते हैं, पहली बात तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी गांव की जनसंख्या बोलेगा ना, जब भी आपसे गांव की जनसंख्या बोली जाए तो आप एकदम बिंदास होकर काटा करिए, क्योंकि किसी भी गांव की जनसंख्या दशमलव में नहीं होती। आप किसी से सुने हैं कि मेरे गांव में 2000.35 लोग हैं, कहीं सुने हैं 2000.35 लोग हैं, कहीं सुने हैं आप, नहीं ना। जनसंख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती। तो आप काटेंगे ना तो ये कट जाएगा, 19 से काट दीजिए, 19 गुना के 38, इसमें भाग देंगे तो 19 5 95, 19 और 19 6 114। तो यहाँ पे आप 6 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7, और ये 6 आ जाएगा, तो 19 4 76 होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, थोड़ा जगह का कमी है मेरे पास, इस वजह से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा भाई, ठीक ना। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसको कट करेंगे ना तो ये 320 आ जाएगा। ये मैं जैसे जैसे कट कर रहा हूँ ना, वीडियो देखते रहिएगा, जगह की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसको कट करेंगे तो ये 220 हो जाएगा ना। अब देखिए आप यहाँ पे बचा 20,
2 0 और 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, तो 1 2 3 4। अच्छा, पूरे जिले की जनसंख्या मुझे मिल गई कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, मतलब 2 लाख मिल गई है। अब आपसे चाहे जिसका पूछे ना, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। किसका पूछा है आपसे, एस का पूछा है ना, तो अब बताइए ये 2 लाख का कितना निकालेंगे, 11%। तो एस की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एस की जनसंख्या, अब देखिए जो यहाँ पे वीडियो स्किप किया होगा ना, यही सब मामला गड़बड़ हो जाएगा उसका, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से लिख दिए। एस की जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2 लाख इंटू 11%, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 22,000। ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात क्या होगा। अच्छा देखिए, जब तक ये वैल्यू ना देना तब तक आप वैल्यू के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा सीधा जो दिया है इंफॉर्मेशन बस उसी से लगाइए। अब आप मुझे बताइए, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, तो लोग जनरली कहेंगे 46%। अब देखिए यही गलती करते हैं लोग, यहाँ लिखेंगे 46% और गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, 42%। तो 46 इंटू 42 का रेशियो निकाल लेंगे और जानते हैं ये आपका आ जाएगा 23:21। और आयोग ऐसी गलतियों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है। वो तुरंत क्या करेगा ना, वो तुरंत यही करेगा कि पहला ऑप्शन ये उठा के दे देगा और आप उस पर टिक लगा के चले आएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब सुनिए, ऐसा गलती क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो टी का 46% है ना भाई, ये पूरे जिले की आबादी का 21% लोग ही टी में हैं। और यहाँ पे जेड में क्या है, पूरे जिले के 11% लोग किस में हैं, जेड में हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 21% का 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और यहाँ पे 11% के 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको देखिए टी और जेड का रेशियो चाहिए ना, मतलब टी रेशियो जेड। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 21% का कितना, 46 और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, 11% के 42 के साथ। अब देखिए ये परसेंट से परसेंट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ना। अब देखिए ये काटेंगे तो 21 दूना के 42, ख़त्म हो गया ना। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 23। अब कुछ नहीं बचा ना, क्या बचा, 23:11। बस ये हो गया आंसर। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बस डायरेक्ट मत निकालिएगा। यहाँ टी की आबादी कितनी है, 21%, 21% का 46%, ये लोग पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे हैं, मतलब ऐसे 46% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और जेड के 11% का 42% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला है गांव आर की आबादी 32,000 हो तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में लगा चुके हैं इसको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूरे जिले की आबादी कितनी निकाले थे, 2 लाख। अब उसको लेके मैं नहीं चलूँगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को मान लीजिए स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया होता तो हम लोग कैसे निकालते। अब बताइए, ये गांव आर की आबादी है ना, आर में कितने परसेंट हैं, 16%। अब यहाँ देखिए, यहाँ सीधा सीधा आप कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, ये 16%। अब यहाँ पे क्यों हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये गांव आर की आबादी है, ये वाले को हटा दिया, केवल इसी से निकालना है, समझ रहे हैं ना। जब भी आप याद रखिएगा कि अगर आपको 2 चार्ट देना और किसी एक चार्ट में आपको लेके टहले तो उसी चार्ट से ही लगाइएगा। आप देखिए इस मेन चार्ट में है ना, इससे मतलब नहीं है, इस मेन चार्ट का पूरा मान कितना होगा, 100% होगा ना। इस 16% की वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, तो आप बताइए 16% इक्वल टू कितना है, 32,000 है ना। तो 1% बराबर 2,000 होगा, तो 100% बराबर 2 लाख होगा ना। फिलहाल अगर आपको ना समझ में आया तो वही, पूरे ज़िले की आबादी कितनी है, ज़िले की आबादी अभी माने थे ना, ज़िले की आबादी कितना माना गया था, ए माना गया था। तो हम क्या करेंगे, ए का कितना
16%, यही कितने के बराबर है? 32,000 के बराबर है। तो ए का मतलब गुणे ए का कितना 16% दिया है ना, तो ए का 100% निकाल 1% पहले निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 32,000 बटे 16, ये बराबर कितना हो जाएगा 2,000। तो ए का 100% कितना हो जाएगा? ए का 100%, तो ए का 100% बराबर ये आपका हो जाएगा 2,000 गुणे 100 बराबर 2 लाख। मिल गया ना भाई? आप सुनिए, इस तरह से मत लगाइएगा, आप समझ गए ना? इस तरह से लगा के अब क्या पूछा है, वाई की गरीबी रेखा के नीचे आबादी कितनी है। तो जब पूरे की आबादी 2 लाख है तो 2 लाख का वाई में कितने परसेंट लोग हैं? 15%। अब उस 15% का गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं? 52%। तो अब आप इसको ना यहाँ से हटा देता हूँ मैं, आप सीधा सीधा समझिए कि आप ऐसे निकालिएगा 16% इक्वल टू कितना है 32,000। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख। ठीक ना? अब 2 लाख का आपको क्या निकालना है? ये पूरी की आबादी हो गई ना, इसका 15% लोग किस में रहते हैं? वाई में रहते हैं। तो पहले इसका क्या निकालेंगे? 15%। 15% मतलब 15/100। अब ये जितना आएगा ना, आप ऐसे समझिए, इस पूरे की आबादी कितनी थी? 2 लाख थी, इसका 15% लोग वाई में रहते हैं। चलिए देखिए, बार ग्राफ का क्वेश्चन है। एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। ये 45 छात्रों का एक कोई क्लास था, उनके अंकों को दर्शाया गया है। ये छात्रों की संख्या है और ये अंक दिए हैं। तो पहले सवाल समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं ना कि जैसे अभी ये भाई मैं हाथ से बनाया हूँ, तो अभी मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये 2 है, ये 6 वाले पोजीशन पे है, ये 10 पोजीशन पे है, ये वाला आपका 3 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे है, ये 5 पोजीशन पे है, ये 6 हो गया था ना, ये 7 पोजीशन पे है और ये 8। ठीक ना? अब देखिए, ऐसे बनाने में ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसकी नंबरिंग कर दिया। ये अंक दिया है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब कितने अंक कितने छात्र पाए हैं। ये छात्रों की संख्या, मतलब 0 से 10 तक कितने हैं? 2 हैं। 10 से 20 के बीच में 6 लोग नंबर पाए हैं। 20 से 30 नंबर के बीच में 10 लोग पाए हैं। 30 से 40 के बीच में 3 लोग पाए हैं। तो ऐसे ऐसे ये दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है कि यदि उत्तीर्णांक 30 हो तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब बताइए कि जो 30 ये अंक है ना, जो 30 से जस्ट पहले वाले होंगे, मतलब जो 30 से कम पाए होंगे, वो सारे लोग फेल हो जाएंगे। ठीक ना? तो आप जाइए कहाँ से कहाँ तक, 30 से 40 के बीच में कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। समझिएगा बात को। ये बोला है कि यदि उत्तीर्णांक 30 हो, मतलब इस 30 के नीचे चाहे जितने लोग रहेंगे। अब बताइए, अगर हमको 30 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, तो अगर हम 20 और 30 के बीच में रहेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। अगर हम 0 और 10 के बीच में रहेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। 10 और 20 के बीच में रहेंगे तब भी फेल हो जाएंगे ना। तो इसको छोड़ दीजिए। अब आगे वाले जितने हैं ना, सबको आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना है? 3। 40 से 50 तक कितने लोग थे? 8 लड़के ऐसे थे जो 40 और 50 नंबर के, कोई 41, कोई 42, कोई 45, कोई 48, कोई 49 ऐसे पाया होगा। यहाँ कितना है? 4। वहाँ कितना है? 7। यहाँ कितना है? 5। इस सब को ऐड कर डालिए तो ये आपका हो जाएगा 11, 15, 18, 23। सही जोड़े हैं ना भाई? हाँ ठीक है। 8 3 11 4 15 7 22 और 5 27 कह रहे हैं, सही जोड़े हैं। गड़बड़ हो गया ना? हाँ देखिए अब सही है ना? अब देखिए, तो 27 छात्र ऐसे हैं, 27 स्टूडेंट जो 30 नंबर के ऊपर पाए हैं, तो उन्हीं का परसेंटेज। अब परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल हमारे पास कितने थे आप बताइए? टोटल कितने थे? 45 है ना? तो ये आपका हो जाएगा 27/45 इंटू 100, मतलब 45 में 27 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो गए हैं। तो इसको काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27। फिर याद रखिएगा कि कभी भी
जनसंख्या मतलब वो चाहे किसी की भी संख्या हो, अगर सजीव वस्तुओं की संख्या है वो कभी भी दशमलव में नहीं होती है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे क्लास में 25.5 लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं कहता है कि मेरे क्लास में 56.37 लोग हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो एकदम काटिएगा कट जाएगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 23 60% ऐसे लोग हैं जो पास हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पूछा है कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक मिले। अच्छा ये देखिए 40 और 50 के बीच में कितने हैं 8, तो इधर वालों को सारा छोड़ दीजिए। 50 से 60 के बीच में यहाँ बोला है ना कितने ऐसे छात्र हैं जो 50 या, तो यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है इस वाले में ये 50 या उससे ज़्यादा वाले हैं। इसके पहले अपने मन से दिमाग मत लगाइएगा कि ये वाली लाइन यहाँ पे मिली है, यहाँ 40-50 के बीच में, यहाँ 50 और 60 के बीच में, ये 60 और 70 के बीच में, 70 और 80 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 + 7 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एकदम सिंपल सी बात पूछा है कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक मिले। तो 50 या उससे ज़्यादा, तो इस वाली लाइन को मत देखिएगा, क्यों? क्योंकि ये 40 और 50 जैसे ही यहाँ देखिए 0 से 10 तक कितने थे 2, 10 से 20 तक कितने थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इस वजह से इसके आगे लिया जाता है। ठीक ना, विवाद ना हो। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा एक इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें एक चार्ट दिया है और इधर भी एक चार्ट दिया है। अब दो चार्ट लेके कैसे लगाएं? तो क्वेश्चन देखिए, जब भी दो चार्ट आए ना घबराया मत करिए, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो वो क्लियर कर देगा। क्या दिया है कि दिया गया आरेख 2015-18 के दौरान किसी देश के निर्यात को दर्शाता है। ये कितना निर्यात और मिलियन रुपए में, तो 2015 में मैंने 400 मिलियन का निर्यात किया, 2016 में 650 मिलियन का, 2017 में 500 मिलियन का और 2018 में 600 मिलियन का, इतने रुपए का निर्यात हुआ किसी देश से दूसरे देश में। अब बोला है तालिका निर्यात वस्तुओं का विवरण है। ये जो तालिका है ना, ये निर्यात वस्तुओं का विवरण है। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे ना, तो चाहे जो क्वेश्चन इसमें देगा बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। 2015 में मैंने 400 मिलियन का सामान बेचा, जिसमें 24% कंप्यूटर पे खर्च हुआ था, मतलब 24%, 400 का 24% ये कंप्यूटर पे चला गया, 400 का 28% कपड़ों पे चला गया, परिधान जो गारमेंट थे, सिले सिलाए जो भी होगा उसमें मतलब नहीं है, वो परिधान कपड़े ये अलग अलग करके देगा क्वेश्चन। 400 का 25% कपड़े पे, 400 का 15% कॉस्मेटिक पे और 400 का 8% आभूषण पे। ऐसे 2016 का 650 मिलियन इस परसेंट में डिवाइड हुआ। समझ गया ना क्वेश्चन आप लोग? अब देखिए, किसी को प्रॉब्लम हो एक और देख लीजिए। जब 2017 में मैंने 500 मिलियन का, मान लीजिए मैं कोई एक देश हूँ, मैंने आप कोई एक दूसरे देश हैं, मैंने आपको ये सारी वस्तुएं निर्यात किया, तो 500 का 24% कंप्यूटर पे मैंने खर्च किया था, 28% परिधान पे, 25% कपड़े पे, 15% कॉस्मेटिक और 8% आभूषण, इतने का सामान मैंने आपको निर्यात कर दिया। अब देखिए क्या बोला है कि 2015 और 17, 2015 से 17 नहीं, 2015 और 17 में निर्यात कुल कंप्यूटरों तथा 2015 और 2018 में निर्यात कॉस्मेटिक का अनुपात जानते हैं क्या होता है? जैसे लोग घबरा जाते हैं, घबरा इसलिए जाते हैं कि अरे यार 2 ठो तालिका दिया है या 2 चार्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दे, 3 दे, 4 दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, बहुत आसान है। अब मुझे बताइए 2015 और 17 यहाँ कितने मिलियन का हुआ? 400 मिलियन और यहाँ 500 मिलियन। तो हम इसका सलूशन लिखेंगे ना, तो हम पहला काम क्या करेंगे, अनुपात निकालना है, तो हम लिखेंगे 400 + 500, ये इतने मिलियन का हमने बिजनेस किया था। 2015 में 400 मिलियन का, 2017 में 500 मिलियन का। अब कंप्यूटर पे इन टोटल का मिला के, अब देखिए कंप्यूटर तो 24% हर साल जा रहा है, वो चाहे जितने मिलियन का हो, तो इसका क्या निकाल लेंगे 24%। ठीक है, ये रेशियो पूछा है किससे?
2015 और 2018, तो 2015 और 2018, तो पहले आप इसका रुपया लिख लीजिए, तो 400 प्लस 600। अब देखिए किसका पूछा है, कॉस्मेटिक, हर साल कॉस्मेटिक 15%। अब देखिए ये मेरा बिजनेस चाहे जितने का हो, लेकिन कॉस्मेटिक का सामान 15% ही जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 15/100। बस इसी को चालू कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 900, 900 का 24, 900 गुणे 24 रेशियो में 1000 इंटू 15। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, रेशियो है ना, तो यही कट जाएगा। ये इसको काटेंगे ना तो ये किससे कट जाएगा, 3 से काट दें, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, अभी कट रहा है। ये 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब ये बताइए, अब कुछ नहीं कट रहा है ना, यहाँ 5 गुणे 5 बचा है, यहाँ 9 गुणे 4, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 4 रेशियो में 5 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा 36 रेशियो 25। ये हो गया आंसर, समझ गए ना, बहुत आसान है। बस आपको ज़रूरत है तो सवाल को अच्छे से समझने की। अगर आप सवाल अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो चलिए ये आपका था बार ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सब लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा। अब हमको उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, पेपर हो, उसको लेके सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, तो आप एक बार इसको पूरा लगाइएगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी सारे जो भी ग्राफ होते हैं ना, उनका 1-1, 2-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, इसे बोलते हैं रेखा चित्र, ठीक ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। इसका नाम मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ ऐसे दिया हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ। ये 30 है, ये 90 है, ये आपका 50 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 60 है और ये आपका 85 है, ठीक ना। आपको इसमें दिक्कत ना हो बनाने में, मतलब मैं बनाया हूँ तो थोड़ा दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए इसको जस्टिफाई कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ दिया है, रेखा ग्राफ विशिष्ट कंपनी के अकाउंटेंट के रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ 2011 में 30 रिक्तियाँ थी, 2012 में 90 थी, 2013 में 50 थी, 2014 में 40 थी, समझ गए ना। इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछा है, 2015 की तुलना में 2014 में रिक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत कम थी। आप मुझे बताइए 2014 में कितनी थी 40, ये 40, और 2015 में कितनी थी 50, कितनी कम हुई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, कितना कम था भाई, कितना कम था, कितना कम था, कितना कम था 10 कम था, ठीक ना। 15 और 14 की बात कर रहा हूँ मैं। तुलना किससे कर रहा हूँ मैं, ये तुलना किससे हो रही है 2015 से ना। तो याद रखिएगा, जिससे तुलना होगी ना वही आपका आधार होगा। अगर आपकी तुलना किसी से किया जा रहा है तो उसको आधार माना जाएगा। अब उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, सब उससे कंपेयर किया जाएगा। तो निकाल लीजिए प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा 10/15 वाला कितना था 50 गुणे 100, ये इससे ख़त्म हो गया। ये हो गया कितना 20%। विश्वास करिए ये जो चैप्टर है ना, इससे सरल चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। वैसे सरल तो सब है, आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे, अब का वीडियो देखेंगे, वो धीरे धीरे आपको जितना इजी तरीके से हो सकता है मैं उतनी इजी तरीके से मैथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन देना, इसमें बहुत सिंपल ऐसे, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मतलब जो उसके बारे में दिया गया उसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, चाहे 2 ग्राफ दे चाहे 3 ग्राफ दे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एकदम लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है या कुछ क्वेश्चन और बताने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कोशिश करूँगा हल कर दूँ, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
पेट मैराथन, फिलहाल ये पेट मैराथन की दृष्टि से मैंने बताया है, लेकिन ये नेट और जेआरएफ दोनों एग्ज़ाम में बहुत काम देने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ के भी हैं वो सब भी इसको समझ के और अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।